गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं और वो है इंडियन इकोनॉमी। कंटिन्यू बने रहेंगे हमारे साथ में, 30 से 40 वीडियो इसके बनेंगे और पूरा जो अर्थशास्त्र है आपकी मुट्ठी में होगा। और इसी विश्वास के साथ में हम पढ़ते रहे। तो शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र क्या है? एक्चुअली क्या है, जब मैं इंटरव्यू देने के लिए जाता था ना, पहले 2012 में दिया, 13 में दिया, 15 में, 17 में, जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाते थे तो मेरा जो प्रोफाइल था उसमें इकोनॉमिक्स लिखा होता, चाहे ग्रेजुएशन में हो या फिर पीजी में हो। तो मुझसे इससे संबंधित ही क्वेश्चन पूछते थे। अधिकतर क्वेश्चन जो है वो इसी से संबंधित पूछे गए। मैं 50% जो इंटरव्यू होता था मेरा इकोनॉमिक्स के आसपास ही होता था, इर्द गिर्द ही होता था। तो पहली बार लेकिन मेरे से ये क्वेश्चन पूछ लिया था, इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स क्या है? जब आखिरी बार गया 2017 में, तब भी मेरे से पूछा इकोनॉमिक्स क्या है। अब आप बताओ इकोनॉमिक्स क्या है? कुछ दिन पहले ही बताया था मैंने आप लोगों को। क्या है इकोनॉमिक्स? विज्ञान, मतलब एक तरह का विज्ञान है। घर का पैसे का विज्ञान है, पैसों का है, धन का विज्ञान है। हाँ, चुनाव की समस्या है। हाँ। तो यही चुनाव की समस्या नहीं, मैंने और भी कुछ तो बताया होगा, धीरे धीरे उसका इतिहास बताया होगा। तो देखो, शुरुआत जब यदि हम करते हैं, जैसे कौटिल्य की बात करते हैं, कौटिल्य ईसा पूर्व 3री शताब्दी ईसा पूर्व है, मौर्य साम्राज्य की बात है ये, ईस्वी सन से पहले की बात है ना, ये कितने पहले की बात है। तो उन्होंने एक बुक लिखी है, उसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र को उसने क्या बताया? राजनीति के सिद्धांत। अर्थशास्त्र को क्या बताया उन्होंने? राजनीति के सिद्धांत। वे राजा के जो कार्य है, उसकी जो चतुराइयां है, उसका जो शासन प्रबंध है, वही अर्थशास्त्र है, वही अर्थशास्त्र है। यदि पूछे कि इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र बुक किसने लिखा, तो किसने लिखा है? कौटिल्य ने लिखा है। तब अर्थशास्त्र जैसा कोई विषय या सब्जेक्ट अलग से नहीं था। उन्होंने जो राज्य के जो कार्य गतिविधियां हैं, जिसका नेतृत्व राजा करता है, और वो सारी की सारी चीजें उन्होंने काय में लिख दी? अर्थशास्त्र में लिख दी। पड़ोसी राज्य के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, जनता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सारी चीजें उन्होंने अर्थशास्त्र में लिखी। फिर उसके बाद में आए वणिकवादी विचारधारा। वणिकवादी विचारधारा, वणिकवाद मतलब व्यापारी। तो वो क्या बोलते थे? अधिक से अधिक व्यापार करो, अधिक से अधिक व्यापार करो, यही अर्थशास्त्र है। व्यापार करते जाओ, अधिक से अधिक वस्तुओं को, इसको उसको इकट्ठा करो, बेचो, लाभ कमाओ, यही अर्थशास्त्र है। फिर सोना इकट्ठा करो। फिर उसके बाद में भी एक ऐसी चीज निकल के सामने आई जिसके बदले में कोई भी वस्तु खरीदी बेची जा सकती है, तो सोना, सोने को अधिक से अधिक इकट्ठा करने लगे, उसी को अर्थशास्त्र मानने लगे। तो ये अलग अलग विचारधाराएं प्रचलन में चलते रही। और 1776 में एक अर्थशास्त्री है, एडम स्मिथ। इन्होंने क्या किया? इससे पहले जितनी भी आर्थिक विचारधाराएं प्रचलन में थी, जितनी भी आर्थिक विचारधाराएं प्रचलन में थी, चाहे वणिकवादी की हो, व्यापारियों की हो, या धातुशास्त्रियों की हो, सब लोगों की विचारधाराओं को उसने पढ़ा और एक
ग्रंथ में कंपाइल कर दिया, जिसके निष्कर्ष निकाल लिए। और उस बुक का नाम क्या था? एन इंक्वायरी into the nature and causes of wealth of nation। वेल्थ ऑफ नेशन, इतनी सी बुक है इनकी, वेल्थ ऑफ नेशन। तो मतलब ये याद रखना, ये इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों का धन, सिद्धांत एवं कार्यों की खोज। ये बुक एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई। कब लिखी गई? 1776 में। और तब से जो है अर्थशास्त्र एक नए विषय के रूप में जन्म लिया, तब से। तो इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। और उन्होंने क्या परिभाषित किया? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान, धन का विज्ञान है, यह परिभाषित किया। तो एक अवधारणा बन गई इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस और काय का? वेल्थ का, धन का साइंस है, धन का विज्ञान है। तो एक लंबे समय तक यही अवधारणा चलते रहे। इसमें वाकर, जेएस मिल, जेबी से सब इनके समर्थक थे और इनको क्लासिकल अर्थशास्त्री कहा जाता है। क्लासिकल कौन कौन बताया मैंने? एक तो एडम स्मिथ हो गया, जेबी से हो गया, जेएस मिल हो गए, वाकर हो गए, और एक इनके साथी जो माल्थस, डेविड रिकार्डो। ये जो अर्थशास्त्री है ये क्लासिकल अर्थशास्त्री कहलाते हैं। कल्याणकारी नहीं, परंपरावादी अर्थशास्त्री। क्या कहलाते हैं इन्हें? परंपरावादी अर्थशास्त्री। क्योंकि एक ही परंपरा को आगे बढ़ाते जा रहे थे कि अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान, धन का विज्ञान। और इस परंपरा के कारण, इस परिभाषा के कारण लोगों में एक ऐसा आर्थिक मानव को जन्म दिया, आर्थिक मानव को, जिनका उद्देश्य क्या था? धन एकत्रित करना। और जितना ज्यादा धन होगा उतनी अच्छी बात। लोग फिर पैसे को कलेक्ट करना शुरू किया। खाते नहीं थे अपने शरीर के लिए, कुछ नहीं, क्या? पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। व्यापार करने लग गए। 10-10 माह की यात्रा पे निकलते थे, खूब पैसा एकत्रित करके ले आते थे, एकदम बोरों से भर के ले आते थे और फिर ले आके घर में रख देते थे। बस रखा हुआ है वो, और फिर दोबारा 1-2 महीने बाद फिर निकल जाते थे लंबे सफर की ओर कि मुझे अमरदीप से पैसे लेना है। अमरदीप का क्या होगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, बस पैसे लेना है, कैसे भी लेना है। ये 10-10 महीने में व्यापार करके लेके चल जाते थे। और समुद्री मार्ग से व्यापार होता था, वहाँ समुद्री लुटेरे होते थे, उनका काम ही था इनको लूट लेते थे उनको। अब वो ये भूल जाते थे कि बेचारे ने इस पैसे को कमाने के लिए घर दार छोड़ के 10-12 महीने कितनी मेहनत की होगी, वो भूल जाते थे। तो ये धन का विज्ञान, मतलब धन। और ये परिभाषा ये बताती थी कि धन जो है मनुष्य धन के लिए बना है। मनुष्य काय के लिए बना है? धन के लिए बना है। मतलब मनुष्य से भी बड़ी कोई चीज हो गई तो कौन सा हो गया? पैसा या धन हो गया, धन हो गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ? न्यू क्लासिकल विचारधारा आई और उन्होंने बोला कि धन 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 कमा के क्या कर लेंगे, पैसा ही क्या होगा। तो क्या करें? कि इंसान को सुख सुविधाएं भी तो होना चाहिए, इंसान के पास में सुख सुविधा भी तो होनी चाहिए। पैसा हम कमाते काहे के लिए? खाने के लिए। ये थोड़ी विचारधारा में परिवर्तन होना शुरू हुआ। अब बोले राज्य का कर्तव्य क्या, कार्य क्या सिर्फ टैक्स लेना ही होगा? नहीं, कोई अहित हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, कुछ हो जाए
वही इनके लिए कल्याणकारी कार्य भी होना चाहिए। तो दूसरी परिभाषा क्या है इसकी फिर? कल्याण। कल्याण ये क्वेश्चन पूछा था मुझसे, मैंने बोल दिया धन का विज्ञान है, बोले तो बहुत पहले का था, अब क्या है? तो अर्थशास्त्र क्या है? कल्याण का विज्ञान, कल्याणकारी विज्ञान। भाई सरकार के कार्यों में वृद्धि हुई है और सरकार विभिन्न ढेर सारे कल्याणकारी योजनाएं लागू करती है। तो भाई अर्थशास्त्र क्या है कि पैसा तो है, लेकिन इस पैसे से ऐसा क्या किया जाए कि अधिक से अधिक लाभ हो, अधिक से अधिक आवश्यकता की संतुष्टि हो जाए। तो ये विचार विमर्श करने की समझ विकसित करता है कौन? अर्थशास्त्र। तो मार्शल, पीगू, इन अर्थशास्त्रियों ने क्या परिभाषित किया? अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है। और कल्याणकारी अर्थशास्त्रियों में क्या बताया? मार्शल, पीगू, पेरेटो, ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र। उन्होंने बोला अर्थशास्त्र क्या है? कल्याण का विज्ञान है, मानव कल्याण का विज्ञान है। संसाधन है तो उन संसाधनों का उपयोग ऐसा किया जाए कि अधिक से अधिक लोगों की आवश्यकता की संतुष्टि हो जाए। कोई यदि संसाधन है देश में तो किसी एक व्यक्ति के नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके ऊपर संपूर्ण समाज का अधिकार होना चाहिए, उनके कल्याण के लिए उपयोग करना चाहिए। ये परिभाषा है। ठीक। फिर हमने जॉन रॉबिन्स की परिभाषा बताई होगी, क्या? चुनाव की समस्या, चुनाव की समस्या। और एक अंतिम परिभाषा बताते हैं, आवश्यकता विहीनता, आवश्यकता विहीनता, जे.के. मेहता, जे.के. मेहता। तो देखो चुनाव की समस्या रॉबिन्स ने बोला, क्या बताया था कि साधन सीमित है और आवश्यकताएं असीमित है। साधन सीमित है और आवश्यकताएं असीमित है। साथ ही ये जो साधन होते हैं ये कैसे होते हैं? बहुउपयोगी होते हैं, बहुउपयोगी होते हैं, इनका बहुत जगह उपयोग किया जा सकता है। तो अब हमें समझना है कि इस चीज का कहाँ उपयोग करें। तो वो जो चुनाव करना है, किसी के पास में मजदूरी करता है आदमी, 500 रुपये रोज का कमाता है, और 500 रुपये कमाने के बाद में अब देखता है तो मुझे तो राशन भी लेना है, कपड़े भी लेना है, फीस भी देना है बच्चों की, पौवा भी पीना है, ऐसे ढेर सारे काम। तो अब ये चुनाव करना कि मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी क्या है। तो ये चुनाव करना ही क्या है? अर्थशास्त्र है। और जो इस चुनाव करने में सफल हो जाता है वो व्यक्ति सफल हो जाता है, और जो इसका चुनाव करने में गड़बड़ कर दी तो फिर उस व्यक्ति का परिवार बिखर जाता है, फिर उसकी उस इंसान की इज्जत घर में ही नहीं रहती है। योगेश जी सही बात कर रहे हैं। तो चुनाव सही होना चाहिए। कोई कहाँ पैसा खर्च करना है? कुछ लोग सट्टा खेल लेते हैं ना, काम तो करते हैं दिन में, सट्टा खेल लेते हैं ये लोग, तो उनका परिवार सुखी हो सकता है क्या? नहीं। तो ये चुनाव करना कि भाई ये पैसा हमारे पास कम तो है, लेकिन अब इसका कहाँ अधिक, कहाँ ऐसे कौन सी जगह उपयोग करें कि हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। तो ये चुनाव करना ही क्या है? अर्थशास्त्र है। और किसने बोला ये? रॉबिन्स। रॉबिन्स। अब आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा, ये भारतीय अर्थशास्त्र की अवधारणा है और नाम क्या है? जे.के. मेहता। आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा। मतलब अर्थशास्त्र का उद्देश्य सिर्फ धन कमाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था को कायम करना है कि लोगों की आवश्यकता खत्म हो जाए, आवश्यकता खत्म हो जाए, मतलब जितनी भी उनकी आवश्यकता है उसे पूरा कर दिया जाए। जो अब पूरी आवश्यकता है तो कभी पूरी हो नहीं सकती, लेकिन जो बेसिक आवश्यकता है वो तो हो जाए। जैसे एक व्यक्ति को रहने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए, रहने के लिए निवास चाहिए,
पहनने के लिए कपड़े चाहिए, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो जाए, चिकित्सा की व्यवस्था हो जाए, स्वच्छ पानी मिल जाए, ये सारी चीजें सब लोगों को मिल जाए, यही अर्थशास्त्र है। तो उन्होंने यही बोला था, आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा। भैया सरकार को ऐसे कुछ काम करना चाहिए कि लोगों की जरूरतें ही खत्म हो जाए। वो क्या, वो परिभाषा किसने दी? जेके मेहता के द्वारा। अब ये इकोनॉमिक्स पढ़ लिया अपन ने, है ना। अब है इकोनॉमी क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है। इकोनॉमी अर्थशास्त्र पढ़ लिया अपन ने, वह शास्त्र जिसमें धन का अध्ययन किया जाता है, मानव कल्याण का अध्ययन किया जाता है, चुनाव की समस्या का अध्ययन किया जाता है, आवश्यकता विहीनता की स्थिति तक पहुंचाने का अध्ययन किया जाता है, यह अर्थशास्त्र है। अब अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थशास्त्र हमें पढ़ना भी नहीं, हमें तो अर्थव्यवस्था पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। तो योगेश जी क्या है अर्थव्यवस्था? धन का प्रबंधन करना। धन का प्रबंधन कर। तो फिर अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप अर्थव्यवस्था है। देखो अर्थशास्त्र सिद्धांत है, अब उसको जब प्रैक्टिकल किया जाता है तो क्या बन जाता है? अर्थव्यवस्था। ठीक, अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप ही अर्थव्यवस्था है। यह वो प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिससे लोगों को जीविका प्राप्त होती है। क्या लिखा? 2 लाइन बताई मैंने अर्थव्यवस्था के विषय में। अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप, और दूसरा क्या बताया? वह व्यवस्था जिससे लोगों को जीविका प्राप्त होती है। जीविका प्राप्त होती है। जीविका प्राप्त होती है। क्लियर हो गया ये? अब अर्थशास्त्र तो अर्थशास्त्र है, लेकिन इकोनॉमी जो शब्द है अपने आप में पूर्ण नहीं है। अर्थव्यवस्था शब्द पूर्ण नहीं है। अब अर्थव्यवस्था के पहले कोई शब्द लगाते हैं तो ही उसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है। जैसे अर्थव्यवस्था, ऐसा बोल दिया अर्थव्यवस्था क्या चल रही है, कोई बोलेगा कौन सी अर्थव्यवस्था, कौन सी, है ना, कि वो शब्द अपने आप में पूर्ण नहीं। तो उसके लिए जैसे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था बोलो, भारत की अर्थव्यवस्था बोलो, बंद अर्थव्यवस्था बोलो, खुली अर्थव्यवस्था बोलो, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये कुछ न कुछ विशेषण उसके सामने लगाना होता है तो ही हम बता सकते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था शब्द अपने आप में पूर्ण नहीं है। क्लियर है? तो अर्थव्यवस्था के प्रकार हम देखेंगे। अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार। अब अलग अलग आधारों पर इसका विभाजन किया गया है। जैसे नंबर 1 है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर, अभी आचार संहिता लगी हुई है, नहीं तो मैं विकास को बहुत अच्छे से बताता हूँ। विकास बड़ा हो गया करके, है ना, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे। तो विकास के आधार पर, तो विकास के आधार पर हम देखते हैं विकसित, डेवलप्ड, विकासशील और अल्प विकसित व अविकसित, अविकसित अर्थव्यवस्था। बड़ा पहले इसको ऐसे शब्दों में समझ लेते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था मतलब जो संसाधन थे उनके पास में, उन्होंने उसका उपयोग कर लिया, जितना भी पोटेंशियल था उसका उपयोग कर लिया। तो विकसित अर्थव्यवस्था मतलब चरम पर पहुंच गई है, अब इससे ज्यादा वो जा नहीं सकता। तो विकसित अर्थव्यवस्था।
विकासशील अर्थव्यवस्था मतलब जो संसाधन थे, लोगों में इतनी समझ आ गई है, सरकार में इतनी समझ आ गई है, उन संसाधनों का उपयोग करना शुरू कर दिया, निकट भविष्य में वो विकसित हो जाएगी। अब है अल्प विकसित व अविकसित अर्थव्यवस्था, मतलब जहां पर टेक्नोलॉजी का विकास ही नहीं, विकास क्या है वहां समझ ही नहीं है, और परिस्थितियां ऐसी है कि वहां पर विकास करना संभव भी नहीं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? अविकसित अर्थव्यवस्था। अब जो विश्व बैंक है तो 2018 में एक मापदंड निर्धारित किया कि किसे विकसित बोलेंगे और किसे विकासशील बोलेंगे, किसे अविकसित बोलेंगे। तो विकसित अर्थव्यवस्था के लिए उन्होंने ये बोला है प्रति व्यक्ति आय 12,236, विकसित के बता रहा हूं 12,236 यूएस डॉलर या उससे अधिक। ऐसे देश जहां की प्रति व्यक्ति आय कितनी 12,236 यूएस डॉलर प्रति वर्ष या उससे अधिक। जब भी राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है, तो कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए की जाती है। प्रति वर्ष लिखा नहीं रहता है, लेकिन समझ जाओ कि इसकी गणना वर्ष में ही की जाती है। क्लियर हो गया? ये विकसित देश है। किसी देश की है 15,000, 50,000, 90,000 यूएस डॉलर तक हो सकती है प्रति व्यक्ति है, वो सब विकसित देश। ठीक, एक क्राइटेरिया बना दिया है। अब यूएस डॉलर में ही तुलना क्यों की गई है? क्योंकि भी विकसित देश घोषित करने के लिए कोई देश नई नई मुद्रा छाप दे अपने देश में, है ना, और महंगाई बढ़ जाए खूब। एक कप कॉफी जो है वो 700 रुपए में आए, पर तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वहाँ पैसा तो ज्यादा है लेकिन उसकी वैल्यू है क्या? कम नहीं। तो इसलिए एक अंतरराष्ट्रीय मापदंड रख दिया अमेरिका यूएस डॉलर, सबसे मजबूत मुद्रा जिसे कहते हैं। ना तो ये जल्दी से इसकी वैल्यू कम होती है और ना ही एकदम अचानक बढ़ जाती है। इतनी उष्ण मुद्रा ये नहीं। ठीक? फिर है विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था मतलब विकास प्रारंभ हो चुका है, पूर्ण भले ही ना हुआ, लेकिन विकास प्रारंभ हो चुका है, समझ आ गई है। तुम्हें पढ़ेंगे तो ही फायदा है, नहीं पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। मतलब इतनी समझ उनमें आ गई है और पढ़ना भी उन्होंने शुरू कर दिया है, बहुत दूर तक आगे भी पहुंच गए हैं, मेंस क्वालिफाई कर लिया है, बस इंटरव्यू होना बाकी है। तो ऐसे लोग काय में आएंगे? विकासशील अर्थव्यवस्था में, है। और इसमें राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय 1,006 से 12,235 यूएस डॉलर, 12,235 यूएस डॉलर तक। फिर अविकसित अर्थव्यवस्था। अविकसित अर्थव्यवस्था अब किसे बोलेंगे? अविकसित अर्थव्यवस्था जिनकी प्रति व्यक्ति आय 1,005 यूएस डॉलर से कम, यूएस डॉलर से कम हो। तो ये कौन सी अर्थव्यवस्था होगी? अविकसित अर्थव्यवस्था। अविकसित अर्थव्यवस्था। ये अल्प विकास को छोड़ दो, विकसित, विकासशील और अविकसित अर्थव्यवस्था। ठीक, क्लियर हो गया? 3 अर्थव्यवस्था काय के आधार पर? विकास के आधार पर। फिर दूसरा है विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर। विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर। विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के
आधार पर। विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका। तो अर्थशास्त्र के कितने क्षेत्र होते हैं विजय? नहीं पता, कोई बात नहीं। हाँ, क्या पता नहीं। मेजर कितने क्षेत्र होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? निश्चित अर्थव्यवस्था, जी, निश्चित अर्थव्यवस्था, 3 होते हैं। कौन कौन से? कृषि, उद्योग और सेवा। राष्ट्रीय आय के 3 ही घटक होते हैं, तो वो है। तो कृषि, कृषि अर्थव्यवस्था, दूसरा उद्योग अर्थव्यवस्था, और तीसरा है सेवा, सर्विस सेक्टर। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, कई बार तो बताते रहता हूं मैं। तो कृषि अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर इकोनॉमी। जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है, सिग्नेचर स्टाइल है भारत का। कहीं पे भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ो या सोशियोलॉजी की बुक पढ़ो तो उसमें लिखा रहता है भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। सदियों से था, आज भी। यहाँ के अधिकांश लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि। राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान कृषि। विदेशी व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका कृषि उत्पादों की। ठीक है, तो ये कृषि, कृषि और कृषि। लोग बाग जो कुछ नहीं करते वो क्या करते हैं? कृषि करते हैं। गांव में यदि आप किसी से पूछ लो क्या करते हैं, जमीन कुछ भी नहीं है उनके, क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। जमीन नहीं है क्या, तो किसके यहाँ करते हैं? दूसरों के यहाँ करते हैं, लेकिन करते तो कृषि में। अब गांव में जमीन नहीं है किसी के पास में, और बाल काटने का काम करता है ना, जैसे योगेश को काट दी, तो बाल काटने का काम करता है। अब उससे भी पूछा जाए तो क्या कर रहा है वो? यदि किसानों के पास में पैसे नहीं होगा तो उसके पास में कोई बाल कटवाने के लिए आएगा क्या? नहीं। मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसका व्यवसाय काय पे चल रहा है? कृषि पर ही चल रहा है, कृषि पर ही चल रहा है। आज मान के चलो शहरों में उद्योग है, हम भारत की बात कर रहे हो, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था की। शहरों में उद्योग है, पंखे बनते हैं वहाँ पर, कूलर बनते हैं, प्रेस बनता है, सब कुछ बनता है। और यदि कृषि का उत्पादन 0 हो जाने दो तो इनका सामान खरीदेगा कौन? उद्योगों का। कोई खरीदेगा क्या? नहीं, क्योंकि 70-80% जनसंख्या काय के ऊपर डिपेंड है? कृषि पर। कृषि से जब उनको आय प्राप्त होगी तो ही उद्योगों को आय प्राप्त होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। तो इस तरीके से जहां पर पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर डिपेंड हो, उद्योग और सेवा क्षेत्र भी कृषि के ऊपर ही डिपेंड हो। माना कि डॉक्टर जो है डॉक्टरी कर रहा है, सेवा क्षेत्र का व्यक्ति है, लेकिन यदि किसानों की आय ही ना बढ़े तो कड़वी नीम की पत्ती खा के इलाज कर लेंगे, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। डॉक्टर के पास तो वही जाता है ना जिसके पास पैसा होता है। बीमारी हो या ना हो ये बाद में पता करेंगे, पहले पैसा है तो हम कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। पैसा है ना तो डॉक्टर के पास जाएंगे। हो सकता है दवाई खा खा के बीमारियां हम लेके आ जाए, लेकिन पैसा है तो डॉक्टर के पास जाएंगे। बात समझ में? लेकिन कुल रूप से जो अर्थव्यवस्था किसके इर्द गिर्द घूम रही है? कृषि के आसपास। तो ऐसे ही अर्थव्यवस्था क्या बोलेंगे? कृषि। जहाँ उद्योग भी कृषि के ऊपर डिपेंड हो, सेवा क्षेत्र भी कृषि के ऊपर डिपेंड हो। जैसे भारत, चाइना, इटली यूरोप का भारत कहते हैं इटली। यूरोप में एक नदी है, पो नदी, उसे क्या बोलते हैं? इटली की गंगा कहते हैं। मतलब इतने भारत से उसकी जो सिमिलर कुछ विशेषताएं एक जैसी है। पूरे यूरोप के लिए खाद्यान्न का उत्पादन करता है, पूरे यूरोप में वो गेहूं का, चावल का सप्लाई करते रहते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। अब उद्योग अर्थव्यवस्था। उद्योग मतलब वह लोगों का, अधिकांश लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? उद्योग। जैसे
पिट्सबर्ग वगैरह ये शहर पड़ते हैं ना आपको, डेट्रॉइट, है ना। तो ये कुछ देश ऐसे हैं जैसे जापान, ब्रिटेन, ये औद्योगिक देश है। यहाँ खेती नहीं की जाती, जमीनें खेती करने लायक है ही नहीं। यहाँ पर क्या है, उद्योगों की स्थापना, औद्योगिक क्रांति हुई है, सब काम मशीनों से होता है, टेक्निकली एकदम सशक्त देश है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का बहुत अधिक विकास हुआ है, इतना अधिक उत्पादन करते हैं कि एक एक देश जो है 10-10, 15-15 देशों को सप्लाई करता रहता है, होड़ लगी रहती है कि मैं इस देश से व्यापार करूं, इस देश से करूं, इस देश से करूं, कंपटीशन चलते रहता है। बोलते हैं कि ये 2 एकड़ खेत है, बोलते यहाँ पर एक कारखाना डाल देते हैं। बोले खाएंगे क्या, तो बोले जितना उत्पादन करेंगे ना ऐसे, उससे इतना गेहूं आ जाएगा कि 1 साल के उत्पादन में 10 साल तक हम खाते रहेंगे। मतलब कृषि की वहां कोई वैल्यू ही नहीं है, सिर्फ क्या है, उद्योग और उद्योग, सभी प्रकार के उद्योग। तो राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा योगदान उद्योगों का, सबसे अधिक लोगों को रोजगार कौन सा क्षेत्र दे रहा है, उद्योग। विदेशों में निर्यात करें तो किन चीजों का, औद्योगिक वस्तुओं का। तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगी, औद्योगिक अर्थव्यवस्था। फिर है सेवा अर्थव्यवस्था, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, व्हाइट कॉलर जॉब। क्या होता है इसमें, जैसे ये कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में ब्लैक कॉलर होता है, इसमें ग्रे कॉलर होता है, और ये व्हाइट कॉलर। मतलब इसमें ना तो कोई खेती करने जा रहे हैं, ना ही उद्योगों में काम कर रहे हैं, बस योगेश कृषक है, उसने गेहूं का उत्पादन किया है, अमरदीप कारखाने में काम करता है, वो जूते बना रहा है, या ये ढेर सारे काम। मैं क्या कर रहा हूँ, उससे गेहूं लेके इसको दे रहा हूँ, और इससे जूते लेके उसको दे रहा हूँ, बस चल रहा है, मेरा काम इतना ही है, कुछ नहीं कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो ये सेवा अर्थव्यवस्था। जैसे सिंगापुर, बैंकॉक, ये थाईलैंड वगैरह, ये ऐसे देश हैं जो चौराहे पर स्थित है, चौराहों पर, राष्ट्रीय जो अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग जो है ना, वहाँ के चौराहों पर स्थित है। तो ये लोग उत्पादन करते नहीं अपने यहाँ पर, सिर्फ व्यापार करते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, ये सब करते रहते हैं। तो जहाँ इस सेक्टर से सबसे अधिक आय प्राप्त हो, सेवा क्षेत्र से, तो उसे क्या कहते हैं, सेवा अर्थव्यवस्था। क्लियर हो गया। अब लोगों का व्यवसाय बस सेवा क्षेत्र में लगे हुए, व्यापार वाणिज्य इसमें लगे हुए हैं। सरकार को सबसे ज्यादा आय किस क्षेत्र से प्राप्त हो रही है, सेवा क्षेत्र से हो रही है। अब विभिन्न क्षेत्र की भूमिका के बाद हम पढ़ेंगे नियोजन के आधार पर, ये तो सबको पता है, नियोजन के आधार पर, प्लानिंग के आधार पर नियोजित अर्थव्यवस्था, गैर नियोजित अर्थव्यवस्था। नियोजित अर्थव्यवस्था और गैर नियोजित अर्थव्यवस्था। अब देखो प्लानिंग की बात करें, प्लानिंग सरकार क्या करती है, एक निर्धारित समयावधि देखती है कि आगे के 5 साल हमें क्या करना है, और हमारी समस्या कौन सी है, इसका निदान करने के लिए पहले से कोई प्लानिंग कर लेते हैं और उसके अनुसार कार्य करते, तो वो नियोजित अर्थव्यवस्था। और यदि सरकार ऐसी कोई प्लानिंग न करे, पब्लिक को छूट दे दे, उद्योगपतियों को छूट दे दे कि तुम्हें जिस क्षेत्र में ज्यादा संभावनाएं लग रही है आप करते चलो, सरकार ज्यादा कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं करती, तो वो कौन सी, गैर नियोजित अर्थव्यवस्था। हम 1929-30 की मंदी को देख ले, इतिहास मतलब अर्थशास्त्र का विभाजन, तो उससे पहले पूरी गैर नियोजित अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद था, जिसको जो करना है वो करते रहो। लेकिन मंदी से क्या हुआ, पूरी देश की अर्थव्यवस्थाएं नष्ट होने लगी, कारखानों में माल भरा पड़ा है, उसका कोई खरीदार नहीं है,
डिस्काउंट दे दिया, एक के साथ एक फ्री ले आओ, तो भी कोई लेने को तैयार नहीं है। इतना मतलब लोगों के पास में पैसा ही नहीं बचा। और फिर एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, और वो प्लान किसका था? जेएम किन्स का। जेएम किन्स का। और किन्स ने बोला कि नहीं, सरकार को कोई हस्तक्षेप करना चाहिए। तो फिर उन्होंने नियोजित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट किया। उससे सबसे पहले रूस में 1928 में नियोजन की शुरुआत की थी, प्लानिंग की शुरुआत की थी। और फिर जैसे जैसे नव विकसित देश जो उपनिवेशवाद का पतन होते गया और नए नए देश आजाद होते चले गए, तो जो भी देश आजाद होते गया अब उसको प्लान तो करना पड़ेगा, प्लान करना। अब जैसे अमीर आदमी है जिसके अरबों खरबों की संपत्ति है, बच्चा बड़ा होता है तो उसको कुछ सोचने की जरूरत पड़ती है क्या? लेकिन यदि कोई गरीब आदमी है, उसे आगे बढ़ना है, तो उसके बच्चों को तो कोई प्लानिंग करना पड़ेगा। यदि वो ऐसे ही चलते रहे तो उसका कहीं से काम नहीं होगा। क्लियर हो गई नियोजित अर्थव्यवस्था और अनियोजित या गैर नियोजित अर्थव्यवस्था। नियोजन भी हमने दो प्रकार का पढ़ा था, आदेशात्मक और निर्देशात्मक। ये बाद में पढ़ेंगे हम, लेकिन ये आदेशात्मक मतलब नियोजन बड़ा टफ हो कि जितना हमने बोला उतना ही करना है, और निर्देशात्मक मतलब कुछ छूट दे दी जाए। अब हम पढ़ेंगे विदेशी संबंधों के आधार पर। यहां पर भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, विदेशी संबंधों के आधार पर। विदेशी संबंधों के आधार पर, विदेशी संबंधों के आधार पर। तो विदेशियों से संबंध है या फिर नहीं, तो दो प्रकार की होगी। हेमलता को नहीं, हेमलता तो आई नहीं है। हाँ सरिता, विदेशी संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के? दो प्रकार की। कौन कौन से? नहीं पता। कविता जी आपको पता है? अरे अभी बताया ना मैंने, विदेशों से संबंध है या नहीं है, तो फिर क्या होगा? खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। पहले बंद करते हैं फिर खोल देंगे। बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन। अभी पढ़ा ना तुमने 16वीं शताब्दी, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, पुनर्जागरण का काल यूरोप में, और जो सबसे पहले जागे वो पूरा बटोर लेता है। पूरा बटोर लेता है तो उन्होंने पूरे दुनिया से बटोरने की कोशिश की, गए वो व्यापार करने के लिए और वहीं के होके रह गए। तो जिन देशों को गुलाम बनाया उनको क्या लगा कि हमारे घर में चोरी इसलिए हुई क्योंकि हमने इनको अपने घर में आने दिया। अब क्या कर देते हैं? दरवाजे बंद कर देते, किसी को आने ही नहीं देते। भाई जब ऐसा देश जो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करे, विदेशों से कोई संबंध, आयात निर्यात कुछ भी न हो, तो ऐसे देश को क्या बोलेंगे? क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। जैसे अभी कौन सा था? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया क्या नाम है उसका? किम जोंग। किम जोंग। उत्तर कोरिया, हाँ सॉरी, उत्तरी कोरिया है ना, किम जोंग वाला उत्तरी कोरिया। तो वो अपने स्तर पे सब काम कर रहा था, विदेशों से कोई संबंध नहीं। भारत 1991 से पहले क्लोज्ड इकोनॉमी की तरह ही काम कर रहा था। 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए, उदारीकरण लेके आए, तब से उसका विदेशों से संबंध ज्यादा सहज हुए हैं। तो जब विदेशों से कोई लेन देन न हो, संरक्षणवादी नीति अपनाई जाए, तो उसे क्या कहते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी। और पूरी दुनिया के लिए खोल दिया जाए, कहीं से भी व्यापार करे ये वो, तो वो क्या कहलाएगा? ओपन इकोनॉमी। क्लियर हो गया एकदम?
इसके बाद है विदेशी संबंधों के बारे में सरकारी कार्यप्रणाली के आधार पर, ये सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। सरकारी कार्य प्रणाली के आधार पर, सरकारी कार्य प्रणाली के आधार पर, सरकारी कार्य प्रणाली के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी, समाजवादी, गुड, इतना पता है बहुत है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिश्रित, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये क्वेश्चन बनते हैं अक्सर। पूंजी क्या होता है? इवनिंग पूंजी यानी कि कोई चीज यानी हमारी संपत्ति, हाँ, जिससे अपन LIC करके रखते हैं एंड जैसे गुल्लक में जो पैसे जमा करके रखते हैं लोग, हाँ, उसको एक टाइम पूंजी कहते हो। पूंजी कह सकते हैं। पूंजी को देखो, उनको मत देखो। हम क्या है यार, इवने जी आपको फोटो दिखा दिखा के मजे लेते रहते हैं। बोलते हमारे यहाँ एक 6 फीट 9 इंच का आदमी है करके दिखा, बाप रे कितना बड़ा है, ऐसा बोलते हैं, है ना? तो उस हिसाब से बढ़िया है, आपका यहाँ आना हमारे लिए बड़ा सार्थक है। तो पूंजी क्या है? क्वेश्चन जहाँ के वही है। सही, जो निवेश में जो पैसा लगाते हैं, निवेश में जो पैसा आवश्यकता के लिए। लगाते हैं। देखो कितनी जरूरत है आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने की, है ना? आप बताओ प्रिय, पूंजी क्या है? पूंजी आणि धन और सर पूंजीवादी आणि जो पूंजीपति लोग हैं उनका शासन, मतलब निजी व्यक्तियों का। हाँ 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 जी, आप बिल्कुल नहीं। पूंजी के अंतर्गत पूरी मशीनरी आती है। धन को हम से पूरा धन पूंजी नहीं। धन का वह भाग जो उत्पादन कार्य में प्रयोग किया जाता है वो पूंजी कहलाता है। धन का वह भाग जो उत्पादन कार्य में प्रयोग किया जाता है, जिसे नियोजित किया जाता है, जिससे और अधिक आय प्राप्त होती है। जैसे ये हमारा घर है, ये जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हो, कितने 5 ब्लॉक है टोटल, है? नीचे 2 ब्लॉक है और ऊपर 2, और ये क्या हो गया? तीसरा। तो ये धन है मेरा, ये क्या है? धन। और पूंजी क्या है इसमें? एक ब्लॉक जो जिससे मुझे किराया प्राप्त होता है, वो क्या है? पूंजी। क्लियर हो गई बात? अब मेरे पास 4 व्हीलर है ना, नीचे खड़ी रहती है, 4 व्हीलर है, वो क्या है? पूंजी है या धन है? क्या है? धन है। और उसकी जगह यदि मैं बोलेरो ले लेता और वो किराए पर चल रही होती, उससे मुझे आय प्राप्त होती, तो वो क्या हो जाती? पूंजी। अब क्लियर हो गया? मतलब धन का वह भाग जिससे हमें और अधिक आय प्राप्त होती है, निवेश किया जाता है, इसके अंतर्गत सारी मशीनरी वगैरह आती है, वो सब क्या है? पूंजी। पूंजी है, ठीक। अब पूंजीपति क्या है? जो उसके स्वामी हैं, वो क्या कहलाएंगे? पूंजीपति। जब सरकार की कार्यप्रणाली ऐसी हो, जब पूंजीपतियों को पूरी छूट दी हो कि जितना चाहे उतना पैसा कमाओ, जितना ज्यादा पैसा कमाओगे सरकार उतनी छूट देती रहेगी। उत्पादन के साधन जो होते हैं वो सरकार के नहीं होते, वो किसी एक व्यक्ति के होते हैं। नदी है तो किसी व्यक्ति की होगी, जंगल है तो किसी व्यक्ति का होगा, किसी जमीन है तो व्यक्ति की, और उसके अंदर जो सोना निकल रहा है वो उसी व्यक्ति का हो गया। अब उसका उपयोग कैसे करना है वो व्यक्ति सोचे। तो ये सब प्रणाली है। किन वस्तुओं का उत्पादन करना है वो पूंजीपति सोचेगा, उसकी कीमत कितनी रखना है वो व्यक्ति सोचेगा जिसने इसका उत्पादन किया है। तो ऐसी व्यवस्था क्या कहेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। शुरुआत में सारी अर्थव्यवस्थाएं कैसी थी?
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। राजा का काम क्या था? टैक्स वसूल करना, बस, बाकी जो करना है वो करते रहो। तो इसमें एक दो व्यक्ति, एक गांव में एक आध व्यक्ति, एक जिले में दो चार व्यक्ति खूब अरबपति होते हैं और बाकी सब उसके यहाँ काम करने वाले मजदूर होते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था खास कर होती है। फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है और सरकार उन साधनों का उपयोग समाज कल्याण के लिए करती है। भाई काम जो है योग्यता के अनुसार करो, मजदूरी आपको आवश्यकता के अनुसार मिले। तो ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं कर रहा तो उसे भूखा रहना पड़ेगा, नहीं, तो भी उसे कुछ न कुछ मिलेगा, क्योंकि कल्याणकारी अर्थव्यवस्था है यहाँ पर। मतलब किस व्यक्ति को सबसे अधिक सुविधा मिल रही है इसको नहीं देखा जाएगा, मिनिमम फैसिलिटी सबको मिलना चाहिए। तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। जमीन है तो सरकार की है, वन है सरकार के हैं, नदियां है सरकार की है, बराबर बराबर उसका उपयोग करते हैं। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी लाभ को ज्यादा महत्व दिया जाता है ना? जो भी काम किया जाता है स्वयं के लाभ के लिए किया जाता है और इसमें काय के लिए? समाज कल्याण के लिए किया जाता है। फिर ये कब की घटना? 1929 तक। ये 1929 से 1950-60 तक, 1950 तक। फिर क्या हुआ? दोनों अर्थव्यवस्थाएं सिमिलर चल रही है। एक का जो नेतृत्व है अमेरिका कर रहा था और एक का रूस कर रहा था और शीत युद्ध इनके बीच में चल रहा था। तो नए नए देश आजाद हो रहे थे, उनको समझ में नहीं आया क्या करें, तो उन्होंने दोनों झोले खोल के देखे और दोनों में से जो जो अच्छा लगा वो रख लिया, तो वो क्या बन गई? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब दोनों जहां पे निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है, साथ साथ काम करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे भारत में सरकारी स्कूल भी है और प्राइवेट स्कूल भी है। सरकारी स्कूल कल्याण के लिए चलते हैं, प्राइवेट स्कूल कमाने के लिए चलते हैं, लेकिन फिर भी चलते हैं। अपनी क्लास सरकारी है, अपनी क्लास सरकारी है, इसलिए ऐसी चल रही है। यदि यही निजी क्षेत्र में होती, खूब पैसे कमाने के इरादे से चल रही होती, तो अपने यहाँ पर भी लाइन लग जाती। मुझे क्या थोड़ा सा चमक धमक ये वो करना पड़ता, बाकी पढ़ना तो बच्चों को ही है, मुझे थोड़ी। यही होता है, यही होता है। ठीक, समझ में आ गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत जब 1947 में आजाद हुआ तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट अपनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वैसे समाजवादी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट अपनाया था। और 1991-92 के सुधार, उदारीकरण हुआ, साथ ही निजीकरण भी किया उसमें, एलपीजी मॉडल, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण। तो उससे क्या हुआ? हमारी अर्थव्यवस्था का रूप जो है अब निजी क्षेत्र की ओर जा रहा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से निजी अर्थव्यवस्था की ओर या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर जा रहा है। बार-बार जैसे रेलवे का निजीकरण हो रहा है, तो ये निजी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर रुख कर रहा है, लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलो, शुरुआत आज हमने अर्थशास्त्र की कर ली है। कल भारतीय कर प्रणाली हम पढ़ेंगे, बड़ा टॉपिक होगा और जरा अच्छे से खुद भी पढ़ के आएंगे, यहाँ पर भी हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सार्थक पहल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।